माइक्रोफोन म्यूट करो छोटू। देखो, कल है जो इक्वेशन हमारा आया था रेडियस के लिए, ये सब नोट में लिखते जाओ, इससे एमसीक्यू वगैरह सोल्व होगा। रेडियस के लिए कल इक्वेशन आया था छोटू, क्या आया था इक्वेशन? एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ई स्क्वायर पाई एम, ए था, मिलाते जाना जी, एन स्क्वायर बटा जेड। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है आपका सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का वैल्यू अगर डालते हो, ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू अगर डालते हो, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास भी, तो ये सब का कॉल, ये सब का वैल्यू डालने पर ये जो कांस्टेंट है वो आ जाता है 0.529 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बटा जेड। ठीक है, तो देखो ये तुमको याद रखना है, रेडियस क्या होगा? 0.529 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बटा जेड। ठीक, तो देखो इससे किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू डालेंगे 2 तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। जेड का वैल्यू डालो, ठीक है, जेड का वैल्यू मान लो कि हाइड्रोजन है तो 1 लेंगे, हीलियम है तो 2 लेंगे, तो एन और जेड का वैल्यू डालोगे तो इसमें तुम्हारा रेडियस आ जाएगा। ठीक, अब क्या है कि अगर 0.539 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मतलब समझते हो ना कितना होता है? एंगस्ट्रम का मतलब होता है लेंथ का यूनिट है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रह गया तो ठीक है, ऐसे ये याद नहीं रहेगा तो इतना भी अगर याद रखोगे, रेडियस है जो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बटा जेड, तो इससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो नोट करो यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं। रेडियस होगा, फिर वेलोसिटी देखेंगे, एक एक करके सब न्यूमेरिकल में तुमको काम देगा ये सब। हो गया जी? म्यूट करो, कौन अभी ज्वाइन हुआ है? हो गया जी? हो गया। चलो, तो देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, रेडियस है जो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, तो कहने का मतलब मान लो कि ए न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। ठीक है, अब मान लो कि पहला ऑर्बिट का रेडियस है r1, पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना है? r1, दूसरा ऑर्बिट का रेडियस है r2 और तीसरा ऑर्बिट का रेडियस है r3। तो हमको बताओ r1 r2 r3 का रेशियो क्या होगा? r1 r2 r3 का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। वन रेशियो 4:9 से। हाँ करेक्ट, ऑर्बिट का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, आगे चलते जाते तो 4 का स्क्वायर होता 149, तो ये ऑर्बिट का रेशियो जो है हो जाएगा 149।
इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इतना नोट करो जल्दी से। हो गया जी। ठीक है, अब देखो अब निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी हम लोग। वेलोसिटी की बात करेंगे हम, तो समझो एम भी आर बराबर था NH बटा 2 पाई। ठीक है, एम इसको VN RN ही कर देते हैं, इसमें पुट कर दोगे RN तो आ जाएगा वेलोसिटी। RN बराबर कितना था छोटू? तो RN बराबर था N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई M ZE स्क्वायर, ये था। ये वैल्यू पुट करोगे तो VN आ जाएगा। तो VN डायरेक्ट लिख रहे हैं, उतना करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो VN बराबर आ जाएगा E स्क्वायर बटा 2H एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बटा एन। और ये सब कांस्टेंट का वैल्यू डालने पर VN जो आ जाता है वो आ जाता है 2.19 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इंटू जेड बटा एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये वेलोसिटी के लिए फार्मूला होगा, किस ऑर्बिट में किस एटम के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से नाच रहा है, इससे हम निकाल सकते हैं। ये याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी अगर याद आप रख लेते हैं तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। V प्रोपोर्शनल टू जेड बटा एन, इससे भी न्यूमेरिकल वगैरह आपका बन जाएगा। तो नोट करिए इसको। हो गया छोटू? हो गया सर। चलो अब आते हैं एनर्जी पे। तीसरा है जो हम निकालने जा रहे हैं एनर्जी। ठीक है, तो देखो एनर्जी का ऑलरेडी फॉर्मूला निकाला हुआ था। nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम निकाल चुके थे, वो था E⁴ बटा 8H स्क्वायर। कौन बीच बीच में गाना गाता है? म्यूट करो ना जी, तुम लोग भी क्या करता है बैठल बैठल, आवाज बाज इधर उधर से आया है उसको म्यूट करो। जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कांस्टेंट का वैल्यू अगर डालेंगे, ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट का वैल्यू डालने पर आ जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। ठीक है, ए याद रखिएगा, ए पूरा ही याद रखना है आपको, बीच से याद नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। हो गया छोटू? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं फोर हाइड्रोजन एटम, इसमें कुछ और भी आगे चलते हैं। फोर हाइड्रोजन एटम E इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए ना, बटा एन स्क्वायर। ठीक है,
फॉर हाइड्रोजन एटम जेड का वैल्यू क्या ले लेंगे 1, यहाँ पर लिख देते हैं जेड बराबर 1 ले रहा है। ठीक, तो ये जो है वैल्यू ई एन इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, तो पहला ऑर्बिट की बात करेंगे हाइड्रोजन एटम में, तो एनर्जी कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 1 का स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉर सेकेंड ऑर्बिट अगर देखें, फॉर सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 2 का स्क्वायर, तो 4 से भगा देंगे तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं जब तक तुम लोग नोट करो। ठीक है, 1 साल हो गया, भुला उला तो नहीं गए? सर इसमें हाँ इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, हाँ, तो हाइड्रोजन में तो सेकेंड ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना होता है। एक्साइटेड स्टेट में होगा छोटू। मान लो पहला में नहीं, दूसरा में एनर्जी पाके दूसरा में घूम रहा है, ठीक है ना। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हुआ, केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये सब। अच्छा, एक्साइट ग्राउंड स्टेट का हो गया। हाँ, एक ग्राउंड स्टेट में है तब एनर्जी उसके पास इतना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है। अगर फोर्थ ऑर्बिट में यही जाएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो आगे बताते हैं, ज्यादा घूम हो जाएगा, यहाँ तक नोट करो। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी चैप्टर है, इवन इसमें एकदम बाकी सब में तो पढ़ो और अच्छा खासा प्रैक्टिस हो, तब इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है। देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ने के बाद निकल जाएगा इसका। हो गया ना जी। अब देखते हैं फोर्थ ऑर्बिट में देखेंगे, तो फोर्थ ऑर्बिट में E4 इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाता है 0.85 आना चाहिए, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो समझो इस चीज को, ये तुमको याद रखना है, ठीक है, फायदा करेगा। ठीक, लास्ट फोर्थ का क्या हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमको सर बोले थे इसको याद कर लेना, बहुत फायदा करेगा, तो बहुत फायदा किया, इसलिए तुमको भी सर बोल रहे हैं कि याद कर लेना, फायदा में रहोगे। ठीक है, चार चार ऑर्बिट तक याद रखो, रिजल्ट बहुत आसान हो जाती है कैलकुलेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, इसको याद रख लेना। पहला ऑर्बिट में कितना हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा में कितना हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थर्ड में कितना हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ में कितना हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 गो तक याद रखना, फायदा करेगा। ये सब निकालने के लिए पूछता है सर। बिहार बोर्ड में तो एक MCQ 2020 थे, इसमें डायरेक्ट पूछा हुआ था सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा एनर्जी, डायरेक्ट ऐसे उसमें कुछ फलाना ढिकाना डेटा भी दिया हुआ था, तो उससे डेटा का यूज करके भी यही आ रहा था, ऐसे डायरेक्ट भी यही कर सकते हैं। तो मिटा दें। हाँ, बहुत ये पूछता नहीं, इसका यूज होगा तुमको न्यूमेरिकल वगैरह में।
मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा अगर याद होगा तब, नहीं भी याद होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा, काम धंधा है जो ज्यादा बढ़ जाएगा। हो गया रे? सर इसमें क्या ऑर्बिट हो सकता है मैक्सिमम सर? मैक्सिमम कितना, वो तो तुम्हारा वो 1:2 सबसे लास्ट एटम लो, 1:2 करो, वो सबसे लास्ट होगा। हाँ, और एलिमेंट तो अभी इन्वेंट खोजा ही जा रहा है, तो मैक्सिमम। सर हाँ, आपको हाइड्रोजन बताया के ही लिए, क्या चीज? हाइड्रोजन के लिए सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के के लिए। लिए 6-7 तक तो बुक में पढ़ना रहता है, आगे देखेंगे हम लोग, स्पेक्ट्रम इसी के आधार पर निकलता है, तो उसमें तो 6-7 तक का स्पेक्ट्रम यूज होता है, ऑब्जर्व होता है 6-7 एक्साइटेड स्टेट तक। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस एक चक्कर में 2πr होगा ना छोटू, और स्पीड कितना है vn, ठीक है। तो rn बटा vn कर दो, तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा तुम्हारा छोटू, vn ऊपर चला गया, ये v है रे, ठीक है, और कान ऐठा हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी है 2πrn, ठीक है। vn का भी वैल्यू तुम लोग को पता है, rn का भी वैल्यू पता है, ठीक है। तो सब कूट पाट करके डायरेक्ट तुमको बता रहे हैं यहाँ, me⁴ बटा 4πε0 का स्क्वायर इंटू h³ ये आ जाता है कांस्टेंट, उसके बाद z² n³, ठीक है। ये है तुम्हारा फार्मूला। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया, me⁴ बटा 4πε0 का स्क्वायर h³ z² बटा n³, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ जाता है सारा डेटा डालने के बाद, तो 6.6 × 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में इतना चक्कर लगा लेता है, सोच लो, पूरा जिंदगी में इतना काउंट नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। z² बटा n³, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो इतना याद रखने की जरूरत नहीं, फ्रीक्वेंसी वाला में सिर्फ इतना तुम याद कर सकते हो तो काम चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है प्रोपोर्शनल z² बटा n³ के होता है, इतना से काम चल जाएगा। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे लिखवा देता हूँ इसका जो रिजल्ट तुमको याद रखना। देखो क्या बोले इसमें, फिर ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी जो होगा प्रोपोर्शनल टू z² बटा n³, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया कहानी, कुछ ये सब न्यूमेरिकल में तुमको यूज होगा ये सब पॉइंट, ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया ना जी। देखो यस सर। पिछला क्लास में बता रहे थे तुम लोग को कि किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन कूदेगा, किसी ऊपर वाला ऑर्बिट से नीचे, मान लो यहाँ से कूदा इलेक्ट्रॉन, यहाँ कूद गया, तो फोटॉन निकलेगा। फोटॉन का कुछ, फोटॉन मतलब लाइट पार्टिकल, तो उसका वेवलेंथ भी कुछ होगा, ठीक है। उस वेवलेंथ का कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ emitted radiation,
इमिटेड रेडिएशन। ठीक है, लिखो if an electron makes a jump from mth orbit to nth orbit, m greater than n, m ऑर्बिट से किस में कूदता है? n ऑर्बिट में। the energy of the electron emitted as a photon of electromagnetic radiation। यहाँ पे नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जरूरी नहीं है कि वो खुली आंखों से दिखाई दे, या जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब वेवलेंथ अगर हम लोग को कब दिखाई देता है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, उतना ही दिखता है। अगर उससे कम या ज्यादा वेवलेंथ वाला अगर निकलेगा तो वो दिखाई भी नहीं देगा। द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, ठीक है, डेल्टा ई बराबर क्या बताया गया था? hc बटा लैम्डा बताया गया था ना रे तुम लोग को। ठीक है, हमको लैम्डा निकालना है, तो hc बटा लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे? m ऑर्बिट का एनर्जी माइनस n ऑर्बिट का एनर्जी। m से n में कूदा है तो हाई ज्यादा एनर्जी क्या होता है? आउटर वाला का एनर्जी ज्यादा होता है ना, माइनस में है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, निगेटिव में है सारा एनर्जी, तो जिसका कम निगेटिव उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो hc बटा लैम्डा बराबर em माइनस en, क्योंकि m से n में कूदा है। यहाँ तक नोट कर किया जाए। हो गया छोटू? यस सर। चलो, नो सर। नहीं हुआ है? देखो, अब क्या करना है कि एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर देना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? इधर रफ में लिख रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला जो तुम्हारा आया था माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर ई पर पावर 4m बटा 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये आया था फॉर्मूला। ठीक है, तो जब ऑर्बिट का संख्या n है तो n यूज करेंगे। ठीक है, m है तो m यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले m है तो उसके लिए यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू पुट करोगे तो माइनस जेड स्क्वायर बटा m स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई पर पावर 4m 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, देखो m दो गो आ गया इसलिए चेंज कर रहे हैं यहाँ, इसको कर देते हैं me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस अब en का वैल्यू रखेंगे तो en कितना है? जेड स्क्वायर बटा n स्क्वायर गुना ई पर पावर 4 me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बटा 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इधर तो एक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे रख दिए। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या होगा समझो, तो कॉमन यहाँ पर दोनों में हो रहा है, जेड कॉमन हो रहा है तो जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा।
ठीक है, जेड स्क्वायर और क्या क्या कॉमन हो रहा है देखो, e to the power जेड 4 स्क्वायर, ठीक है, ई पर पावर 4m कॉमन ले सकते हैं बटा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, कांस्टेंट एक जगह कर दिए, ठीक। तो बचा इसके अंदर कितना, इधर वाला डिलीट कर लेते हैं, बचा जो इसके अंदर वो है वैल्यू, इधर बचा -1/m² और उधर माइनस माइनस प्लस 1/n², ठीक है। तो एच सी बटा लैम्डा, ठीक है, एच सी बटा लैम्डा बराबर हो गया माइनस नहीं, जेड स्क्वायर ई पर पावर 4 एम ई बटा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/n² माइनस 1/m², ठीक है। दोनों एक ही चीज है, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया सर। हो गया ना। अब देखो एच सी को भी उधर लेके भागेंगे, ठीक है, इस पे ही कर देते हैं मिटा के, समझाने में आसानी है। देखो एच सी को भी उधर लेके जाएंगे, सारा कांस्टेंट, तो 1/λ, ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं ई पर पावर 4 एम ई, एच सी नीचे आएगा तो 8h पहले से था, ठीक है, 8h³ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू सी इंटू इधर क्या हो गया, जेड स्क्वायर एक पहले से 1/n² माइनस 1/m², ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है कि ये जो बीच में ब्रैकेट के अंदर कुछ कांस्टेंट नजर आ रहा होगा, इस कांस्टेंट को एक नाम दे दिया गया, ठीक है, ई पुट ई पर पावर 4 एम ई बटा 8h³ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू सी, इसको नाम दे दिया गया आर बाई, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.0973 गुने 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फार्मूला वेवलेंथ निकालने के लिए, 1.0973 गुने 10⁻7 मीटर इनवर्स इंटू जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/m², ठीक है, ये फार्मूला है। इसी से सारा वेवलेंथ निकाला रहता है, लेकिन इससे हम लोग नहीं निकालेंगे, फार्मूला पढ़ा दिए, कभी रेडबर्ग का कांस्टेंट का जरूरतें पड़ जाता है या पूछ लेता है, इससे हम कोई भी वेवलेंथ नहीं निकालने जा रहे हैं। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे तो उसके लिए बताते हैं स्पेशल टिप्स, ठीक है। इससे और लेंदी हो जाता है, कैसे लेंदी हो जाता है, 1/λ तुमको पहले निकलेगा, 1/λ निकलेगा, फिर उसको उलट के भागा दोगे तो बहुत लंबा चल जाता है इससे।
हो गया छोटू? नो सर, रुक जाइए कुछ देर। हो गया। तो देखो, अब हम लोग इससे बताया कि इससे हमको नहीं निकालना, तो फिर हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। यूनिट कैसे आया पर मीटर? देखो रेडबर्ग यूनिट कांस्टेंट का यूनिट देखो, जेड का कोई यूनिट नहीं डालोगे, ठीक है। एन का भी, नंबर ऑफ ऑर्बिट का भी कोई यूनिट, यहाँ कोई इधर जो देखो सारा का सारा यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब 1/लैम्डा है, लैम्डा का मीटर होगा तो मीटर पर पावर -1 इधर होगा ना, तो इधर भी मीटर पर पावर -1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसका यूनिट मीटर इनवर्स ही होगा। कोई दिक्कत? नो सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्लस माइनस इक्वलिटी से सेपरेटेड सभी टर्म का डायमेंशन सेम होता है। देखो, अब बता रहे थे हमको वेवलेंथ कैसे निकालना, तो वेवलेंथ के लिए हमेशा ये फार्मूला यूज करोगे, डेल्टा इक्वल्स टू एच बटा लैम्डा, ठीक है। एच का वैल्यू एकदम कैलकुलेटेड याद रखना, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। एच का जो वैल्यू होता है वो होता है एच इंटू सी का वैल्यू, ऐसा नहीं कि एच का डालोगे फिर सी का डालोगे, इसको याद रखना 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, किसी किसी में 1240 भी दिया रहता है, ठीक है। तो फार्मूला बराबर डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर गुना में है बटा लैम्डा, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी का भी वेवलेंथ। ऑर्बिट का एनर्जी हम देखे, तुमको बोले थे याद रखना, ऑर्बिट का एनर्जी पता रहेगा, ठीक है। वहां से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड, wavelength of photon emitted when an electron from second orbit jump to first orbit in लिथियम एटम, लिथियम के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। हो जाएगा तो बता देना छोटू। हो गया रे? देखो, हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो पहला ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, इधर लिख देते हैं, हाइड्रोजन एटम। तो पहला ऑर्बिट का कितना है एनर्जी उसके पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहला ऑर्बिट का इतना एनर्जी। लिथियम एटम की बात करेंगे, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 3 ना। तो देखो, एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर होता है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लिथियम एटम की बात करेंगे तो पहला ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एक मिनट, पहला ऑर्बिट का जो एनर्जी हो जाएगा इसका हो जाएगा, इसी से देखो याद रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इंटू जेड का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दिए,
इसमें दूसरा ऑर्बिट का एनर्जी कितना था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका कितना हो जाएगा, -3.4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यूज करेंगे डेल्टा ई इक्वल्स टू hc बटा लैम्डा। ठीक है, डेल्टा ई तो क्या घटाएंगे, दूसरा से पहला में कूदा ना, तो E2 माइनस E1 बराबर hc का वैल्यू कितना, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटा क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो E2 का वैल्यू कितना हो गया छोटू, तो E2 है -3.4 गुने 9 और ये कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ देते हैं इंटू 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल में ही लिख देते हैं एक साथ। ठीक, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ठीक है बटा लैम्डा। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट उड़ा दो, कैंसिल। ठीक है, अब 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो काट ही दिए, -3.4 बराबर 1242 नैनोमीटर बटा लैम्डा। ठीक है, अब सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको कर देना, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। किसी को कहीं समस्या हो तो बताओ। चलो, तो इधर हो गया छोटू 9 गुने 10.2, उधर था 1242 नैनोमीटर बटा लैम्डा। लैम्डा को इधर लेके आओ, तो 1242 नैनोमीटर बटा 9 गुने 10.2। ठीक है, इसको सिर्फ भाग दे देना है, इनसे कटेगा क्या जी, लगता है कटेगा। 9 3 12 3 9 से कट रहा है, 1242 9 9 तिया 27 7 नहीं कटिए जाएगा, 138 बार 9 8 72, हाँ तो 92 138। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो 1380। ठीक है, तो अप्रॉक्स 100 मान के अगर इसको करते हो तो कितना हो जाएगा, 13.8 नैनोमीटर के आसपास आंसर हो जाएगा, जो ठीक कर देना MCQ वगैरह में रहेगा तो। ठीक है, ऑप्शन पहले देख लेना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? नो। चलो, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये कल पढ़ाएंगे, लेकिन रुकना है अभी, आप लोग को भागना नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हेडिंग डाल दीजिए।